हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और बेटे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने काफी चीजें डिस्कस भी कर ली थी। हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को पढ़ा, हमने ये भी देखा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूटिलाइज कहां पर होती है, एज वेल एज हम लोगों ने एंगल्स को स्टडी किया, एंगल के दोनों सिस्टम्स को स्टडी किया और उसकी यूनिट्स के कन्वर्जन्स को भी देखा। आज इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के रियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये होते क्या है और इनका हमारी लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की, हमने एंगल्स को देखा और एंगल्स में जो उनकी यूनिट्स उनके कन्वर्जन को देखा। अब हम बात करेंगे बेटे एक राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है बेसिकली वो मेनली बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर और इसी के ऊपर हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले अगर हम बात करें एक राइट एंगल की, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटे? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है हमारे पास जब किसी ट्रायंगल में एटलीस्ट एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बेटे, मैंने एक वर्ड यूज किया एटलीस्ट एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या किसी ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है क्या कि दो एंगल राइट एंगल बन जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल राइट एंगल हो, यानी उसमें से ट्रायंगल में हमारे पास तीन एंगल बनते हैं, उनमें से क्या दो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर बेटे मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, मैं एक सिंपल ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक, ये मेरे पास इसके डिनोशंस हो गए ए बी और सी और यहां पे ये एंगल हो गए, ठीक है, ये एंगल हो गए स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक। ये सिंपल एक ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया। ट्रायंगल का मतलब हम जानते हैं बेटे, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है हमारे पास? एक क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड लूप जिसमें तीन साइड्स और तीन एंगल्स हो। नाम से पता चल रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना। हमने एंगल स्टडी किया, अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल दैट मींस ट्रायंगल, तीन एंगल जहां पे बन रहे हो वो हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है और ये क्लोज्ड लूप टाइप बनता है। तो यहां पर ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये जो तीन एंगल्स हमारे पास है, जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का जो एडिशन होगा उस एडिशन की वैल्यू 180 डिग्री होगी। क्या होगी? 180 डिग्री उसकी वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई बेटे? तो अब तीन एंगल की वैल्यू 180 है, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, तो फर्दर हमारे पास ये जो दो एंगल बचते हैं, इन दोनों एंगल की जो वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों एंगल का जो एडिशन आएगा वो भी किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के इक्वल आएगा। क्योंकि मैंने मान लीजिए एंगल ए को 90 डिग्री ले लिया, तो ये 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर इनमें से भी एक और एंगल को 90 डिग्री कर दूंगा तो एक एंगल तो मेरा जीरो हो जाएगा। जब एक एंगल जीरो हो जाएगा तो वो ट्रायंगल कहां बना? तीन एंगल कहां बने वहां पर? तो बेटे ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल केवल एक ही बन सकता है, वहां पर दो राइट एंगल नहीं बनेंगे। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। तो ये तो बात करी हमने एक सिंपल ट्रायंगल की, ठीक। अब ट्रायंगल में हमारे पास ये जो एंगल्स होते हैं बेटे, एंगल्स की अगर अपन बात करें तो एंगल्स हमारे पास एक तो एक्यूट एंगल्स होते हैं। अगर हम एंगल के फर्दर टाइप की बात करें तो फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को अगर मैं बोलूं बेटे, तो जब किसी भी एंगल की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो वो एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो तो वो एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल हो जाता है। बात समझ में आ गई बेटे? यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री, ये जो हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है ना, ये सब हमारे पास कौन से एंगल के अंदर आ रहे हैं? एक्यूट एंगल्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक। ऐसे ही हमारे पास होता है एक राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो जाता है? एक राइट एंगल का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रही है, ठीक। एक्यूट एंगल के केस में तो थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है और लेस देन 90 का मतलब क्या है? ये लेस देन 90 है और ग्रेटर देन 0 है। इसको ऐसे समझना, जहां पर थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम होगी वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक। और अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होगी तो वो राइट एंगल हो जाएगा। एज वेल एज एक और हमारे पास टाइप आता है यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें बेटे तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री तो है बट लेस देन 180 डिग्री लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटे? यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल, थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो राइट एंगल, और थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, ठीक। अब यहां पे हम जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल भी हम कौन सा ले रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल की जो नेसेसिटी कंडीशन मैंने आपको बता दी कि वहां पर एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब वो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, ट्रायंगल की कंडीशन है। क्योंकि ट्रायंगल की कंडीशन में मैंने आपको समझा दिया कि दो एंगल हमारे पास 90 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो एंगल 90 डिग्री हो गए तो फिर तीसरा एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा, और जब तीसरा एंगल जीरो हो जाएगा तो वो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर एक ड्रॉ भी करना चाहूं तो बेटे मान लीजिए मैंने ये एक तो ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, दूसरा भी अगर मैं 90 डिग्री ले लूंगा तो मेरे पास ये ट्रायंगल कहां फॉर्म हो रहा है? आप देखिए ना, ये मैच ही नहीं कर पाएगा, मिलेगा ही नहीं, टॉप पॉइंट पे कहीं भी जाकर टच नहीं होगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे के, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी तो ये क्लोज्ड लूप बन ही नहीं पाएगा और ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो इसलिए केवल एक एंगल की हम बात करेंगे। एक एंगल हमारे पास राइट एंगल होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर भी लिया हुआ है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। तो ये ए बी और ये सी जो ट्राइंगल हमारे पास बना हुआ है इस डायग्राम के अंदर, ये ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल पे आप देख रहे हैं बेटे, सी पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है, ये सी पॉइंट का एंगल है 90 डिग्री। ठीक, सी पॉइंट का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब ट्राइंगल की हमारे पास तीन साइड्स होती हैं, इन तीनों साइड्स को भी हमने स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है। क्या क्या नाम हमारे पास है, फर्स्ट है हाइपोटेनियस, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर एंड थर्ड वन इज बेस। कौन कौन सी तीन साइड्स है हमारे पास, फर्स्ट इज हाइपोटेनियस, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर एंड थर्ड वन इज बेस। ठीक, अब सर ये ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, क्या ये हाइपोटेनियस फिक्स्ड है, परपेंडिकुलर फिक्स्ड है, बेस फिक्स्ड है, या हम इनको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली चीज, क्योंकि इनको पहचानना भी तो जरूरी है। मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस बोल दिया, बेस को मैंने परपेंडिकुलर बोल दिया, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड तो हमारे पास रेशियोज मिलेंगे हमें, क्योंकि इन्हीं तीनों साइड्स के ऊपर बेस्ड हमारे पास रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो अब इन तीन साइड्स को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होती है इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है। जैसे ये तीन लाइन से इसमें सबसे बड़ी लाइन जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी। अब बिना मेजरमेंट के कैसे पहचाने, तो एक सिंपल सी पहचान है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटे, 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन है वो लाइन हमारे पास हाइपोटेनियस है। कोई डाउट? ठीक, दो पहचान के चिन्ह बता दिए मैंने हाइपोटेनियस के। पहला चिन्ह तो हमारे पास क्या था, पहला पॉइंट तो क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी लाइन होती है। पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कैसे पहचानेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट वाली लाइन जो है या 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस होगी। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब बात करें हम बेस की और परपेंडिकुलर की, तो सबसे पहले हम यहां पर परपेंडिकुलर पहचानना सीखेंगे। बेटे परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो हमारे थीटा के अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। जैसे मैंने एंगल ए पर जो है वो थीटा मार्क किया है, कहां पे थीटा मार्क किया, एंगल ए पर थीटा मार्क किया, तो ये जो थीटा मेरे पास है इसके अपोजिट में सामने की तरफ देखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटे, क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे, जो कोई भी मेरे पास ट्राइंगल में थीटा मार्क्ड है तो उस थीटा के अपोजिट जो मेरे पास साइड आएगी उस साइड को हम क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर देंगे। और रेस्ट जो तीसरी वाली साइड बची हुई है दैट साइड इज बेस, और ये साइड हमारे पास थीटा के अलोंग होती है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस यही है, थीटा के अपोजिट वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और थीटा के अलोंग वाली साइड जो है वो बेस है। और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस है। क्लियर बेटे, ध्यान रखना बेस हमेशा नीचे की तरफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर, मैं ऐसे ट्राइंगल बनाता हूं एक और वापस यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 डिग्री के अपोजिट। अब इन दोनों में से परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, एंगल थीटा से पहचानेंगे। अगर हमें थीटा नहीं दे रखा है तो सबसे पहले हमें थीटा एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज हम परपेंडिकुलर और बेस नहीं पहचान सकते। हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बेस लाइन हो। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर लाइन हो। ये हमारे थीटा पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे इस ट्राइंगल के अंदर थीटा यहां पे आ गया, ठीक है, जब थीटा यहां पे आ गया तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और थीटा के अलोंग वाली साइड ये बेस हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटे, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। और इस वाले डायग्राम के अंदर थीटा यहां पे था, ये हमारे पास थीटा था, तो इसके अपोजिट वर्टिकल वाली लाइन आ रही थी तो वो परपेंडिकुलर हो गया और इसके अलोंग हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आ रही थी तो वो बेस हो गया था। क्लियर बेटे, ये पॉइंट समझ में आ गया हमारे पास कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें से कौन सी साइड हाइपोटेनियस होगी, कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक, अब इन तीनों साइड्स को तो हमने देख लिया। अब इनके बिटवीन एक सिंपल रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। सबसे मेन रिलेशनशिप तो मैंने आपको बताया कि इन तीनों में सबसे बड़ी लाइन क्या होगी, एक तो हाइपोटेनियस होगी, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। दो लाइन मेरे पास है, परपेंडिकुलर है, बेस है, ठीक है, ये दो लाइन है, इन दोनों से भी बड़ी जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट हाइपोटेनियस लाइन इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर लाइन एज वेल एज हाइपोटेनियस लाइन इज ग्रेटर देन बेस लाइन। बट क्या हम परपेंडिकुलर और बेस को सिंपल ऐड कर दें तो वो मेरे हाइपोटेनियस से छोटा होगा, बराबर होगा, क्या होगा? तो एक चीज ध्यान रखना बेटे, जब कभी भी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस को हम ऐड कर देंगे तो एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर साइड प्लस बेस साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइपोटेनियस। बात समझ में आ गई बेटे, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड का जो एडिशन होगा वो हाइपोटेनियस से बड़ा ही होगा। ठीक है, इस केस में हाइपोटेनियस इन दोनों के एडिशन से बड़ा नहीं होगा। इंडिविजुअली हाइपोटेनियस की वैल्यू परपेंडिकुलर से बड़ी होगी, इंडिविजुअली बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस की वैल्यू बेस से बड़ी होगी। ठीक है ना, हाइपोटेनियस इंडिविजुअली परपेंडिकुलर और बेस दोनों से तो बड़ा होगा, पर अगर दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएं तो उस कंडीशन में हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के एडिशन से छोटी हो जाएगी। क्लियर बेटे, तो एक रिलेशन तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया। ये तो जनरल रिलेशन मेरे पास हो गया। अब तीसरी चीज, अगर मेरे पास कोई भी दो साइड्स गिवन हो तो क्या मैं तीसरी साइड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या?
क्या मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है या ऐसा कोई थ्योरम है कि मेरे को अगर दो साइड्स गिवन हो और मुझे तीसरी साइड कैलकुलेट करनी हो, तो क्या ऐसी कोई थ्योरम है क्या? यस, एक थ्योरम है ऐसी, बेटा आप लोगों ने नाम सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या है थ्योरम का नाम? पाइथागोरस थ्योरम। और बेटे वो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास है, वो पाइथागोरस थ्योरम ही इन तीनों साइड्स के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती है। यानी मेरे पास जो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और बेस है, इन तीनों का जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा वो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ही होगा। अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को लिखूं तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी मेरे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर उसकी बाकी दोनों बची साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होती है। क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, उसकी बाकी दोनों बची साइड्स कौन सी? परपेंडिकुलर और बेस। इन दोनों बची साइड्स के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होती है। यानी सबसे बड़ी साइड जो हो गई हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर किस